नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। ल्यूकस हमेशा की तरह घर आया, थका हुआ। उसकी टाई ढीली थी, सिर भारी था और उसका शरीर सुकून की भीख मांग रहा था। उसने दरवाजा खोला और समांथा को लिविंग रूम में देखा। वो वहां बैठी अपना फोन घूर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो और उसे समझ नहीं आ रहा हो कि बात कैसे शुरू करे। ल्यूकस को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने न तो ये पूछा कि उसका दिन कैसा था और न ही ज्यादा देर तक इधर उधर देखा। उसने बस इतना कहा, हमें बात करनी है। जब कोई ऐसा इंसान ये शब्द कहता है जिसे आप प्यार करते हैं, तो ये कभी अच्छे नहीं लगते। ये एक संकेत की तरह होते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। समांथा ने एक गहरी सांस ली, अपना फोन बैग में रखा और उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि ग्रिफिन का फोन आया था। ल्यूकस को उस नाम का वजन समझने में कुछ पल लगे, लेकिन जब उसे समझ आया तो उसने अपने सीने में एक ठंडी लहर महसूस की। ग्रिफिन समांथा का पूर्व पति था, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में वो बहुत कम बात करती थी, लेकिन जब भी ये मौजूद उठता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। उसके मुताबिक वो रिश्ता बहुत ज्यादा तूफानी था, उतार चढ़ाव, झगड़ों और सुलह, महंगे डिनर और बाथरूम में बहाए गए आंसुओं से भरा हुआ। एक ऐसा प्यार जो बनाने से ज्यादा तबाह करता था। जब वे अलग हुए तो समांथा ने दावा किया कि वो कुछ अलग, ज्यादा समझदारी भरे, स्थिर और ठोस रिश्ते के लिए तैयार थी, और यही उसे ल्यूकस में मिला था। अब 5 साल बाद उसी आदमी ने फिर से फोन किया था। कहा कि उसे उन दोनों के बीच की दोस्ती की याद आती है, कि वो हाल ही में उसके बारे में बहुत सोच रहा था और बात करने के लिए मिलना चाहता है। समांथा ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, शायद इस उम्मीद में कि ईमानदारी उस झटके को कम करने के लिए काफी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ल्यूकस बिना किसी हाव भाव के वहीं खड़ा रहा, जबकि उसके अंदर सब कुछ एक बेकाबू ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। वो चिल्लाया नहीं, उसने सफाई नहीं मांगी, बस सुनता रहा। समांथा ने समझाने की कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ कुछ नहीं चाहती, कि वो उस फोन से हैरान थी, कि उसका उससे मिलने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसका हर शब्द फिसलकर एक अदृश्य दीवार से टकराता हुआ लग रहा था। समस्या यह नहीं थी कि वो क्या चाहती थी, समस्या यह थी कि इस बात ने ल्यूकस के अंदर क्या जगह दिया था। ल्यूकस को हमेशा से लगता था कि समांथा अपने अंदर अतीत का एक ऐसा हिस्सा रखती है जहां तक वो कभी नहीं पहुंच सकता। एक ऐसी जगह जो किसी ऐसी चीज के लिए आरक्षित थी जो आज भी उसे बेचैन करती थी। और अब वो शख्स सिर्फ एक परेशान करने वाला विचार नहीं रहा था। उसने एक शक्ल, एक आवाज, एक नाम ले लिया था। उसने पूछा कि उसने फोन क्यों उठाया। समांथा ने कहा कि उसे लगा कि उसे सुनना चाहिए, कि किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज करना कायरता होगी जो कभी इतना मायने रखता था। ल्यूकस ने पूछा कि क्या ग्रिफिन की आवाज सुनकर उसे कुछ महसूस हुआ। वो हिचकिचाई, कहा कि यह अजीब था, जैसे कोई पुराना दरवाजा खोला हो और महसूस किया हो कि अंदर अभी भी कुछ सामान बाकी है। और उसी पल ल्यूकस समझ गया कि उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बदलने के लिए इतना ही काफी था। बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। वो उठा और नहाने चला गया, जैसे कि पानी उसके मुंह का कड़वा स्वाद धो सकता है। जैसे ही पानी बहने लगा, उसे अपने रिश्ते की शुरुआत याद आई। वो रातें जब समांथा बेवकूफी भरे चुटकुलों पर हंसती थी, आखिरी मिनट पर बनाए गए घूमने के प्लान, अंधेरे में किए गए वादे।
और अब सब कुछ दूर, लगभग पहुंच से बाहर लग रहा था। जब वो नहाकर बाहर आया तो समांथा अब भी लिविंग रूम में थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हों। उसने कहा कि सब ठीक है, कि वो बस पारदर्शी रहना चाहती थी। लेकिन ल्यूकस को महसूस हुआ कि इस मौदुआ को उठाकर समांथा ने दूर जाने की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। उस रात वो बेचैन महसूस कर रहा था और बहुत लंबे समय में पहली बार वो सोफे पर सोया। उस बातचीत के बाद के दिनों में ल्यूकस ने चीजों की लय में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातें जो एक साथ मिलकर किसी भी इकबालनामे से ज्यादा जोर से चीख रही थीं। समांथा अब उसके साथ नहीं उठती थी, या अगर उठती भी थी तो सोए होने का नाटक करती थी। संदेश कम हो गए। सुबह के चुंबन अब बस सिर हिलाने तक सीमित हो गए थे। उनकी दिनचर्या, जो कभी संतुलित थी, अब उनकी उंगलियों से फिसलने लगी थी, जैसे कोई उन गांठों को ढीला कर रहा हो जिन्होंने सब कुछ बांध रखा था। उसने कहा कि वो बस काम से बहुत थक गई है, लेकिन ल्यूकस इस बहाने को पहचानता था। यह वही बहाना था जो वो तब इस्तेमाल करता था जब वो बात नहीं करना चाहता था। उसने नोटिस करना शुरू किया कि समांथा काम के लिए देर से निकलती थी, लेकिन हमेशा बिना कोई सफाई दिए लौटती थी। उसने कहा कि उसके पास एक जरूरी प्रोजेक्ट है, आखिरी मिनट की बैठकें, प्रेजेंटेशन है जिनकी तैयारी करनी पड़ती है। ल्यूकस सब कुछ चुपचाप सहता रहा, लेकिन हर बात को एक सुई की तरह महसूस करता था जो धीरे धीरे उसकी त्वचा में चुभ रही हो। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है और उसे इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। घर पर बातचीत छोटी हो गई थी। समांथा आसानी से चिढ़ जाती थी। नजदीकी की किसी भी कोशिश का जवाब जल्दी जल्दी दिए गए जवाबों से मिलता था, जैसे वो फिर से अकेले होने के पल का इंतजार कर रही हो। एक दिन ल्यूकस ने सुझाव दिया कि वे दोनों डिनर पर चलें, जैसा वे पहले करते थे। उसने जवाब दिया कि उसका मन नहीं है, कि वो बस आराम करना चाहती है, कि उसे जोर देने की जरूरत नहीं है। वो सोफे पर बैठ गया और बंद टेलीविजन को घूरता रहा, जैसे खामोशी कोई जवाब ला सकती है। उस हफ्ते वो काम से थक कर घर आया। वो बस एक गर्म शावर और खाने के लिए कुछ साधारण सा चाहता था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि समांथा वहां नहीं थी। उसने काउंटर पर एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसकी बाहर एक मीटिंग है और लौटने से पहले वो एक दोस्त के घर रुकेगी। उसने उसे फोन नहीं किया, लेकिन उस रात नींद बेरहम थी। वो घंटों छत को घूरता रहा, अपनी कही हर बात, अपनी छुपाई हर बात को दोहराता रहा। यह पता लगाने की कोशिश करता रहा कि उसने उसे कहां खो दिया था। जब समांथा घर लौटी तो वो ज्यादा ठंडी, ज्यादा दूर लग रही थी। उसने बात करने की कोशिश की, कहा कि वो चिंतित है, कि उसे उसकी याद आती है, कि वो समझना चाहता है कि क्या हो रहा है। समांथा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि समस्या वो जिंदगी है जो वे जी रहे थे। कहा कि ल्यूकस बहुत साधारण था, कि वो ठहर गया लगता है, कि उसे रोमांच की याद आती है। उसने उस पर आरोप लगाया कि उसमें महत्वाकांक्षा की कमी है, कि वो उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं करता। और बहस के बीच में ग्रिफिन का नाम आ गया। उसने कहा कि कम से कम ग्रिफिन उसे जिंदा महसूस कराता था। ल्यूकस जम गया। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ उलझन थी। समांथा को एहसास हुआ कि वो हद से आगे निकल गई है और उसने बात को नरम करने की कोशिश की। कहा कि यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण तुलना थी, कि वो दुखी थी,
और उसने बोलने से पहले सोचा नहीं था, लेकिन नुकसान हो चुका था। वो उठा, कार की चाबियां ली और बिना बताए निकल गया कि वो कहां जा रहा है। उसने एक मैदान के पास गाड़ी खड़ी की, इंजन बंद किया और वहीं बैठा रहा। गहरी सांसें लेता रहा। अपने अंदर महसूस हो रहे गुस्से से फटने से बचने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह हवा में घुटन थी। समांथा एक छोटा सूटकेस पैक कर रही थी। उसने कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। ल्यूकस ने पूछा कि क्या वो वापस आएगी। उसने कहा हाँ, कि उसे बस अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है। उसने उसे जाने दिया। न गिड़गिड़ाया, न उसका हाथ पकड़ा। बस दरवाजे को एक सूखी आवाज के साथ बंद होते देखा, जो मिनटों तक गूंजती रही। उसके बाद घर एक टूटे हुए दिल के लिए बहुत बड़ा लगने लगा। ल्यूकस एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा, जैसे वो अपने उस हिस्से को ढूंढ रहा हो जो उसके साथ चला गया था। अगले दिन ल्यूकस अलार्म बजने से पहले ही जाग गया। वो बहुत कम सोया था और फिर भी उसका शरीर सतर्क महसूस कर रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वो रसोई में गया, कॉफी बनाई और मेज पर बैठ गया। फोन की अंधेरी स्क्रीन को घूरता रहा। जब डिवाइस में कंपन हुआ तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह जारेड का संदेश था, वो दोस्त जिससे वो अब शायद ही कभी मिलता था, लेकिन जो समानता को अच्छी तरह जानता था। संदेश सीधा था। कल रात मैंने सैम को लेकवुड के एक बार में देखा। वो उस लड़के ग्रिफिन के साथ थी। दोनों बहुत करीब थे। ल्यूकस कुछ सेकंड तक गतिहीन रहा, फोन को घूरता रहा, जैसे कि उसे सोच की शक्ति से मिटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। यह सच था। वो पुष्टि जिसका वो इंतजार करने से बच रहा था, आखिरकार आ गई। उसकी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से। बिना सोचे समझे उसने ब्राउजर खोला और निजी जासूसों की खोज की। उसने अच्छे रिव्यू वाले पहले नंबर को चुना और फोन किया। दूसरी तरफ की आवाज सीधी और पेशेवर थी। ल्यूकस भी सीधा था। उसने समझाया कि उसे तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, समानता के हर कदम के बारे में सब कुछ चाहिए। उसने विवरण दिया, समय, वे जगहें जहां वो आमतौर पर जाती थी, उसके काम की जगह का पता, आदतें। उसने तेजी की मांग की। कहा कि वो जो भी जरूरी होगा भुगतान करेगा, बस उसके हाथों में सच्चाई होनी चाहिए। फोन रखने के बाद उसने रसोई के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा, बहुत हुआ। ठीक उसी समय उसने फिर से फोन उठाया और एक ताला बनाने वाले को फोन किया। कहा कि उसे उसी दिन ताले बदलवाने हैं। आदमी 2 घंटे से भी कम समय में आ गया। ल्यूकस ने प्रक्रिया को खामोशी से देखा। तालों में धातु की हर खनक उसे ऐसा महसूस हो रही थी, जैसे वो उन सभी टुकड़ों को हमेशा के लिए सील कर रहा हो, जिन्हें वो इतने समय से जोड़े रखने की कोशिश कर रहा था। जब काम पूरा हो गया तो उसने मजबूती से हाथ मिलाकर आदमी को धन्यवाद दिया। सोचा, अब वो यहां नहीं आएगी, बिना सबूत के भी नहीं। भले ही वो कहे कि यह सिर्फ एक इत्तफाका था। बहुत हो गया समझदार बने रहना। बहुत हो गया खुद को दूसरे नंबर पर रखना। फिर उसने एक वकील को फोन किया। एक नाम जिसका जिक्र एक सहकर्मी ने महीनों पहले संपत्ति के बंटवारे के बारे में बातचीत के दौरान किया था। उसने संक्षेप में बताया कि क्या हो रहा है और तुरंत तलाक के लिए अर्जी देने को कहा। वकील ने पूछा कि क्या वो निश्चित है। ल्यूकस ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं हूं। मैंने बहुत इंतजार कर लिया है। उसने फोन रखा और चारों ओर देखा। घर में अब भी उसकी खुशबू थी। अलमारी में कुछ कपड़े, स्टैंड पर भूली बिसरी तस्वीरें। लेकिन उसका फैसला हो चुका था। बहुत लंबे समय में पहली बार
वो खुद को चुन रहा था। जिस दिन समांथा ने ल्यूकस का घर छोड़ा, उसने ठान लिया था कि वो वापस नहीं लौटेगी। उसने अपना छोटा सूटकेस पैक किया, कार में बैठी और सीधे उस कॉन्डोमिनियम की ओर चली गई जहां ग्रिफिन ठहरा हुआ था। उसने कुछ दिन पहले बताया था कि वो काम के सिलसिले में लगभग 2 हफ्तों के लिए शहर में रहेगा। यह उन आलीशान अपार्टमेंट्स में से एक था जो उसकी कंपनी ने किराए पर लिया था। शादीशुदा होने के बावजूद ग्रिफिन ने कभी यह नहीं छिपाया था कि वफादारी उसकी प्राथमिकता नहीं थी। जब उसने दरवाजा खोला और समांथा को वहां देखा, जिसके बाल लापरवाही से बंधे थे और आंखों में बेचैनी थी, तो वो मुस्कुराया, कहा कि वो अब भी सबसे खूबसूरत औरत है जिससे वो कभी मिला था। किसी और में न तो उसकी जैसी नजर थी और न ही वो जल्दबाजी वाला अंदाज जो उसे निशब्द कर देता था। वो अंदर आई और अपना सूटकेस कोने में रख दिया। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन यह थकान नहीं थी। यह उत्साह, डर, अपराध बोध, इच्छा, भ्रम और आजादी के झूठे एहसास का मिश्रण था। ग्रिफिन ने वाइन की पेशकश की। समांथा ने मना कर दिया। सोफे पर बैठ गई और पैर पर पैर चढ़ा लिया। कहा कि उसे बात करनी है और वो घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है, कि वो उसके साथ रहने के लिए आई है, कम से कम उन दिनों के लिए जब तक वो शहर में है, और कि वो उम्मीद करती है कि वो भी वही करेगा, कि वो उस बेजान शादी को खत्म कर देगा जिसकी वो हमेशा शिकायत करता रहता है। ग्रिफिन पास आया, उसके बालों में हाथ फेरा और धीरे से हंसा। कहा कि वो हमेशा से ही तीव्र रही है। यही बात उसे आकर्षित करती थी। लेकिन सीधे जवाब देने के बजाय उसने विषय बदल दिया। कहा कि यह पल उनका है, कि उनके पास बिना उम्मीदों, बिना दायित्वों के जीने के लिए 15 दिन हैं, कि उसे इसका आनंद लेना चाहिए, महसूस करना चाहिए। बाकी सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए। समांथा हिचकिचाई, कुछ सेकंड के लिए चुप रही, उसकी बातों का विश्लेषण करती रही। लेकिन वो कमजोर थी, समर्पित थी। उसे किसी भी ऐसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत थी जो उसके फैसले को कोई मतलब दे सके। इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। कहा कि वो आखिरी दिन तक उसके साथ वहीं रहेगी, कि यह एक नई शुरुआत होगी। ग्रिफिन बिना कोई वादा किए सहमत हो गया, मुस्कुराया, उसे गले लगाया और उसे बेडरूम में ले गया, जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय हो। उसने खुद को सौंप दिया, यह विश्वास करते हुए कि यह पलायन आखिरकार वो आजादी थी जो वो हमेशा से चाहती थी। जो वो नहीं जानती थी, वो यह था कि अगले कुछ दिनों में उसके हर कदम पर नजर रखी जाएगी। ल्यूकस द्वारा काम पर रखा गया जासूस हर समय उसके ठीक पीछे रहेगा। वो इमारत के गेट पर तस्वीरें लेगा, आने जाने को रिकॉर्ड करेगा, मुलाकातों को फिल्माएगा और यहां तक कि अपार्टमेंट की बालकनी पर उसे और ग्रिफिन को एक साथ हंसते, गले मिलते हुए भी कायद करेगा, जैसे कि बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। समांथा, यह मानते हुए कि वो आखिरकार अपनी इच्छानुसार जीने के लिए आजाद है, अपनी सतर्कता खो देगी। लेकिन जिसे वो एक नई कहानी की शुरुआत समझ रही थी, वो ठीक उसी चीज का जीता जागता सबूत बनने वाली थी जो बिखरने वाली थी। 2 हफ्ते समानता के लिए एक सांस की तरह बीत गए। ग्रिफिन के अपार्टमेंट में दिन और रातें आसान हंसी, जाने पहचाने स्पर्शों और अस्पष्ट वादों से भरे थे। उसने कहा कि उसे उन दोनों के जिए हुए हर पल की याद आती है, कि उसके साथ रहने से उसके अंदर का एक सोया हुआ हिस्सा फिर से जाग गया है। समांथा ने हर शब्द से खुद को यकीन दिलाया, विश्वास किया कि वे कुछ वास्तविक चीज का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जब आखिरी दिन आया,
तो ग्रिफिन शांति से अपना सामान पैक कर रहा था, उड़ाने और फोन पर संदेश देख रहा था। वो हाथ बांधे उसे देखती रही, उम्मीद कर रही थी कि वो कहेगा कि वो उसके साथ आ सकती है, कि वे यह फैसला एक साथ करेंगे, कि वे कहीं और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन जब उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, तो उसने जो कर रहा था वो रोक दिया, एक गहरी सांस ली और जवाब दिया कि यह संभव नहीं होगा। कहा कि उसे समय चाहिए, कि उसने अभी तक अपनी पत्नी से बात नहीं की है, कि यह जटिल है, कि जैसे ही वो सब कुछ सुलझा लेगा, वो उससे संपर्क करेगा। समांथा ने उसे आश्चर्य के मिश्रण से देखा, लेकिन मुस्कुराई, समझने का नाटक करते हुए कहा कि ठीक है, कि उसे समय चाहिए, कि उसे उस पर भरोसा है। अपना सामान पैक किया, उसके गाल पर चूमा और अपार्टमेंट से ऐसे निकली जैसे वो अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। जब वो अपने घर के सामने पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसने लिविंग रूम में एक बत्ती जलती देखी, चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो घूमी नहीं। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसने एक पल के लिए अपना माथा दरवाजे से टिका दिया, स्थिति को समझने की कोशिश करती रही। उसने अपना फोन निकाला और ल्यूकस को फोन किया। उसने कुछ रिंग के बाद जवाब दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं घर के सामने हूं, मैं अंदर आना चाहती हूं। उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। ल्यूकस बाहर आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, रास्ता रोके हुए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे एक मोटा लिफाफा थमा दिया। उसने उसे खोला, तस्वीरें देखीं और पूछा, तुमने मेरी जासूसी की? ल्यूकस के भाव नहीं बदले। उसने आगे कहा, हाँ, मैं अपने पूर्व पति के पास वापस गई थी। उसने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है। फिर गैरेज की ओर इशारा किया, कहा कि उसके सामान के बक्से वहां हैं, कि वो उन सबको ले जा सकती है। समांथा ने बहस करने की कोशिश की, कहा कि वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं अंदर आना चाहती हूं। ल्यूकस ने अपनी बाहें बांधी और जवाब दिया, अपने वकील को मेरे वकील से बात करने के लिए कहो, लेकिन तुम अब यहां अंदर नहीं आओगी। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, अपने पतन के सबूत वाले लिफाफे को पकड़े हुए। फिर गैरेज की ओर चली गई। वहां 3 बड़े बक्से और एक सूटकेस था। उसने सब कुछ ट्रंक में रखने की कोशिश की, लेकिन वो फिट नहीं हुआ। धकेला, फिर से व्यवस्थित किया। निराश हुई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में उसने 2 बक्से गैरेज की दीवार के सहारे छोड़ दिए और चली गई, मुंह में तिरस्कार का कड़वा स्वाद। और ल्यूकस की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा ऊंची गूंज रही थी। और वो सीधे अपनी मां के घर चली गई। समय समांथा के लिए एक मूक सजा की तरह बीता। मां के घर में दिन घिसटते रहे और ग्रिफिन का हर नजरअंदाज किया गया संदेश उस हर चीज की कड़वी याद दिलाता था, जिसे उसने किसी ऐसी चीज के लिए नष्ट कर दिया था जो अस्तित्व में ही नहीं थी। पहले उसने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की, छोटे संदेश भेजे, पूछा कि क्या वो ठीक है, क्या वो अब भी उसके बारे में सोचता है। कुछ दिनों तक कोई जवाब न मिलने पर उसने वॉइस नोट्स, वादों, घोषणाओं के साथ जोड़ दिया। कुछ नहीं, ऐसा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। इंतजार करते करते थककर उसने अपना फोन नंबर बदलने का फैसला किया। उम्मीद के साथ उसे फोन किया। सांसें लगभग थमी हुई थीं। उसने जवाब दिया। ग्रिफिन की आवाज शांत, दूर की निकली, जैसे कि पूरा रोमांस एक उबाऊ दिनचर्या में बस एक भटकाव था। कहा कि उसने इस पर सोचा है, विचार किया है और शादीशुदा रहना पसंद करेगा,
कि उसके साथ जो हुआ वो पुरानी यादों का एक पल था, एक आवेग था, और कि वो अब बीत चुका है। समांथा 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर एक ही बार में सब कुछ उगल दिया। उसे कमीना, कायर, कचरा कहा कि वो कभी एक असली आदमी नहीं था, कि उसने उसे एक ध्यान भटकाने वाली चीज के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि किसी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी जो वास्तव में उससे प्यार करता था। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही फोन काट चुकी थी। फोन सोफे पर फेंक दिया और शून्य में घूरती रही। उसका सीना जल रहा था और उसका दिमाग खंडहर हो चुका था। अगले दिनों में अपराध बोध उसे अंदर से खाने लगा। वो अपनी मां के घर में घूमती रही, खुद से दोहराती रही, मैंने ये क्या कर दिया। उसे ल्यूकस के छोटे छोटे इशारे, देखभाल, वो धैर्य याद आया जो उसने हमेशा दिखाया था। और फिर उसने फैसला किया कि उसे उससे मिलना है। पुराने घर लौटी, दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। ल्यूकस ने दरवाजे की घंटी का जवाब दिया। वो अलग दिख रहा था, ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत। समांथा ने बात करने के लिए कहा। वो फुटपाथ पर उतर आया, उसके सामने खड़ा हो गया। उसने समझाने की कोशिश की, कहा कि उसे पछतावा है, कि उसने इस पर सोचा है, कि उसे एहसास हुआ कि वो अब भी उससे प्यार करती है, कि सब कुछ एक गलती थी, एक कमजोरी थी। ल्यूकस ने एक गहरी सांस ली, बिना गुस्से के, बिना जल्दबाजी के। उसकी आंखों में देखा और उस व्यक्ति की शांति से बोला जो अपने सारे आंसू रो चुका था, कृपया अब मुझसे संपर्क मत करना। हम सिर्फ आज तलाक को अंतिम रूप देने के लिए मिलेंगे। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही बरामदे पर वापस जा चुका था और दरवाजा एक अंतिम फैसले की तरह बंद हो गया। हफ्ते बीत गए और तलाक हो गया। कागजात ईमेल के जरिए आए और ल्यूकस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। समान था, तलाकशुदा होने के बावजूद ग्रिफिन ने जो किया था उसे पचा नहीं पा रही थी, नफरत महसूस कर रही थी। और वो लिफाफा जिसमें तस्वीरें थीं जो ल्यूकस ने उसे उस दिन दिया था, एक बदले के निमंत्रण की तरह उसके पास लौट आया। उसने सब कुछ स्कैन किया, सोशल मीडिया पर ग्रिफिन का नाम खोजा, दोस्तों, सहकर्मियों के प्रोफाइल खंगाले, जब तक कि उसे उसकी पत्नी नहीं मिल गई। उपनाम मेल खाता था, शहर मेल खाता था, और औरत उसी बालकनी पर उसके साथ एक तस्वीर में थी जहां समांथा की तस्वीरें खींची गई थीं। बिना सोचे समझे उसने तस्वीरें भेज दी, एक एक करके, बिना किसी कैप्शन के। कुछ घंटों बाद उसका फोन बजा। यह ग्रिफिन था, फोन कर रहा था, जोर दे रहा था। समांथा ने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखा। उसका चेहरा शांत था, उसका दिल युद्ध में था। फिर लाल बटन दबाया और फोन को चुप कर दिया। जब से यह सब शुरू हुआ था, पहली बार उसने खामोशी को चुना, और उस खामोशी ने कहानी को एक सजा, एक इंसाफ और एक सबकर्सी के तौर पर खत्म कर दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।